पहले 2 घंटों में 10% वोटिंग हुई है। एक लिहाज से बिहार में इसका मतलब बहुत साफ है, 60% से ज्यादा की वोटिंग के संकेत ये नजर आने लगे हैं। और जिस तेजी के साथ वोटिंग हो रही है उसमें पहले घंटे में 6% था, अब 10% हो चला है। और शाम के 5 बजे तक वोटिंग 36 सीटों पर होनी है। कुछ सीटों पर 3 और 4 बजे ही वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन रफ्तार वोटिंग की एक लिहाज से हम कह सकते हैं काफ़ी ठीक है। और जिस लहजे में शुरुआती दौर में ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ियां थी, अब उससे भी निजात पा लिया गया है। अलग अलग जगहों पर मशीन भी बदल दी गई और अब बहुत स्मूथली चीज़ें चल रही हैं और तमाम जगहों पर वोटिंग लगातार हो रही है। नेता जिन जिन इलाकों के वह भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। भागलपुर के कैंडिडेट जो बीजेपी के अरजीत शाश्वत कुछ देर पहले पहुंचे थे, उससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी के सांसद पहुंचे, गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे अपनी जगहों पर वोट डालने के लिए। तो हर जगह अपने अपने तरीके से सिलसिलेवार तरीके से चीज चल रही है, लेकिन 10% वोटिंग पहले 2 घंटे में हो चुकी है और 2.5 घंटे कुल हुए अभी तक वोटिंग के। सुबह 7 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। ये अलग अलग तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, समस्तीपुर, 10 जिले हैं कुल जहां पर मतदान हो रहा है पहले चरण का। और यहां पर 10% मतदान हुआ है इन 10 जिलों में। एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि इन 10 सीटों पर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर सबसे ज़्यादा सीट किसी के कब्जे में थी तो वह आरजेडी, वहां जेडीयू के कब्जे में थी। उस वक्त उसने 29 सीटें जीती थी। तो ये एक बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के भीतर जो समझौता हुआ तो अपने सिटिंग एमएलए की भी सीट जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी को दे दी। और ये भी एक दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा जरूर हम करेंगे, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम इस विधानसभा चुनाव तक कितने बरकरार रहते हैं और अगर रहते हैं तो बांका और भागलपुर में आरजेडी के सांसद जीते तो उसके क्या महत्व है उन क्षेत्रों में। जब इस बात का जिक्र हो रहा है कि भागलपुर और बांका बड़े महत्वपूर्ण सीट और कई मायनों में जातीय समीकरण के लिहाज से देखिए या जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के आसरे देखिए। लेकिन पहले सुजित के पास चलते हैं। सुजित चूंकि बढ़ैया मौजूद हैं लखीसराय में जो आता है। सुजित, जो स्थिति आप लगातार दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र गिरिराज सिंह ने किया, लेकिन उन सबसे इतर एक सवाल, क्या ये माना जाए कि जो निचले स्तर पर कैडर है, निचले स्तर का वोटर है, पिछले चुनाव में ही 5 साल पहले जब वो निकल कर आया तो उसके सामने 2 अलग अलग चेहरे थे, आज भी 2 अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन गठबंधन में फेंट दिया गया पत्ता। इसका असर लोगों के जहन में है या लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुद्दे हैं, इशू है, यानी कैंडिडेट और पार्टी नहीं, इशू मैटर करता है? देखिए, दोनों बातें हैं प्रसून जी। इशू तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण, आप चूंकि जानते हैं, बिहार को बेहतर जानते हैं, कैंडिडेट बहुत मैटर करता है और चेहरा बहुत मैटर करता है। जातिवाद के आधार पर चुनाव होते हैं, ये सभी जानते हैं, और इस बार का चुनाव भी कोई इससे अलग नहीं है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो विकास की बात सब लोग करते हैं कि विकास हमें ये चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें बिजली चाहिए। तो सड़क और बिजली की बात अगर करें तो निश्चित तौर पर अगर बिजली की स्थिति में पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है, ये सभी मानते हैं। सड़कों में की हालत भी पहले से सुधरी है। जिस स्कूल में, जहाँ तक शिक्षा की बात है, जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, अब देखिए बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप 5-10 साल पहले आते ऐसी स्कूल आपको नहीं दिखाई देती। एक कलर की स्कूल पूरे बिहार में पिंक कलर की आपको दिखाई देगी। हाँ, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है, भारी गिरावट आई है। जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने लायक नहीं है, इसकी शिकायत बहुत सारे लोगों ने की है और जिसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा में का भी यही हाल है। तो मुद्दे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बात आती है, जब चुनाव का वक्त आता है, आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टियां जो टिकट बांटती है, वो भी जात के आधार पर ही बांटती है कि किसकी संख्या कहां पे ज्यादा है। तो फिर आप कैसे आप ये कह सकते हैं कि विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं? विकास एक फैक्टर बनता है, इसमें इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये शुरुआत राजनीतिक दल ही करते हैं और टिकट जो बांटते हैं वो उसके आधार पर बांटते हैं। उनका कहना है कि क्या एक मिनट। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर आए हुए हैं वीडियो साहब, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे नहीं करना है ये रिकॉर्डिंग। अभी तो हमारी बातचीत हुई थी डीएम साहब से और उन्होंने कहा कि परिसर में हम लोग कर सकते हैं। सुबह में ऐसी बात हुई थी। आप कैसे? नहीं, अभी हम बात कर लीजिए।
तो प्रसून जी, ये बीच में एक व्यवधान आया था अभी, प्रशासन के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे रिकॉर्डिंग। सुबह में भी इस तरह की बात हुई थी और ये बात है। तो ये जो हम मुद्दे की बात कर रहे थे, तो मुद्दा दोनों इसमें शामिल होता है, विकास का मुद्दा भी होता है और चेहरा देख के भी बात होती है। प्रसून जी, चलिए, आप जरा वो फोन से बात कर रहे हैं, उनसे भी फोन करके बात करके निपटाएं, क्योंकि सब जगह पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो परिसर में ही मौजूद है, स्कूल में, अलग अलग जगहों पर। तो आप उनसे भी जरा बात कर ले। वो पीछे मोबाइल शायद किसी को लगा रहे हैं लगातार, और तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं, चाहे वो नवादा का जिक्र करें या बांका का जिक्र करें, परिसर में ही मौजूद है। और उसके लिए बाकायदा रिपोर्टर को कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के आश्रय फिर वो वहाँ पर खड़ा रहता है। कोई भी शख्स इस तरीके से परिसर में खड़ा होकर नहीं कर सकता है, लेकिन बाकायदा चुनाव आयोग का कार्ड होता है, तो उसके बाद ही रिपोर्टर वहाँ पर खड़ा होता है और उसकी इजाज़त होती है कि इस रूप में। ये मुंगेर की हम आपको तस्वीर दिखला रहे हैं जो वोटिंग वहाँ पर चल रही है। बुजुर्ग शख्स देखिए, बड़े बुजुर्ग भी निकल कर आ रहे हैं, महिलाएं तो निकल कर आ रही हैं, लेकिन बड़ी तादाद में हमने देखा जो बुजुर्ग थे। सुशील मोदी उधर क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात जरा सुन लें। मैं फिर दोबारा शैतान लालू यादव में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लालू के रहते भी मैं विकास की गारंटी लेता हूं, भ्रष्टाचार रोकने की गारंटी लेता हूं। तो जब नीतीश जी ने गारंटी लिया है, तो जिस तरह से उन्होंने अपने विधायक या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो लालू यादव से बातचीत करके जो 3 लोगों का वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों पर भी और यूपीए गठबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पूरे मामले की जांच, यद्यपि चुनाव आयोग ने कहा कि वो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो मंगाकर उसकी जांच कर रहा है, लेकिन इस तरह के मामले की जांच करने के लिए अकेले चुनाव आयोग सक्षम नहीं है। और से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से कराई जाए। इस सरकार का केवल 20-25 दिन बचा। ये सरकार तो कोई जांच कराने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी में नैतिकता है, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो उनको स्टिंग ऑपरेशन में जिस प्रकार से चीजों को दिखाया गया है, इसमें कौन कौन लोग जुड़े और किन किन लोगों ने पैसा लिया है, इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से इनको करानी चाहिए। मित्रों, अपराध एक मुद्दा था और हम बार बार जंगल राज की बात करते थे कि लालू यादव के रहते जंगल राज को रोका नहीं जा सकता है, अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और आज राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या नाम उसका, केदारनाथ सिंह, वो जेल में है। एक उम्मीदवार पर गैर जमानती वारंट निकला और वो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का मामला नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देने के आरोप में गैर जमानती वारंट निकला और किसी तरह से उनकी और जमानत हुई है। तो अपराध बिहार का एक बड़ा मुद्दा था और नीतीश जी कहते हैं फेसबुक के जवाब में कि मैं गारंटी लेता हूं कि लालू के रहते मैं अपराध को नियंत्रित करूंगा। और हम लोग कहते हैं कि लालू के रहते अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार लालू यादव के रहते भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो स्वयं चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, राज्य के करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चारा घोटाले की लूट का आरोप प्रमाणित हुआ और उसके वो कन्विक्टेड है, 7 साल की सजा हुई है और बेल पर निकले हुए हैं। और जिनके कार्यकाल में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, दर्जनों घोटाले हुए, उस लालू यादव के रहते एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या शासन देना असंभव काम है। और कल जिस प्रकार से ये सारी चीजें सामने आई हैं, ये दिखलाता है कि सरकार किस तरह से चल रही है। जब तक भाजपा जदयू का गठबंधन था, एक बेहतर तरीके से एक पारदर्शी सरकार चल रही थी, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद मंत्रियों को खुली छूट दे दी गई, मंत्रियों को कोटा फिक्स कर दिया गया। तो पूरा आकंठ ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये तो एक केवल बानगी, एक ट्रेलर है कि कुछ लोग पकड़े गए जो जनता के सामने
उजागर हुआ है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और कौन और मंत्री इसमें संलिप्त हैं उसका भी खुलासा श्री अवधेश कुशवाहा जी को करना चाहिए। और जिन 3 लोगों के बारे में आरोप लगे हैं, यद्यपि वो दूसरे चरण का चुनाव है, नामांकन हो चुका है, लेकिन लालू यादव को ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि लालू यादव अपने इन लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। और लालू यादव जो गारंटी दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो गारंटी दे रहे हैं लालू यादव की, तो नीतीश कुमार जब गारंटर हैं तो वैसी स्थिति में गारंटर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बैंक से भी कोई लोन लेता तो अगर डिफॉल्टर हो गया तो गारंटर को पकड़ा जाता है। तो जिन्होंने गारंटी लिया है कि लालू जी के साथ हमारा राजनीतिक समझौता, जो शब्द प्रयोग है बीजेपी को रोकने के लिए हमारा एक पॉलिटिकल राजनीतिक समझौता, उसकी क्या अर्थ है राजनीतिक समझौते का, कब तक चलेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, अभी चुनाव तक है या चुनाव के बाद भी चलेगा, पता नहीं है। तो इसलिए इन तमाम चीजों के बारे में और नीतीश जी को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, आरक्षण के मुद्दे पर एक लगातार झूठा प्रचार किया जा रहा था या किया जा रहा है। लालू नीतीश जी दोनों उसमें शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने दर्जनों बार पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, उसके बावजूद झूठ पर झूठ और एक भ्रामक प्रचार करने का जो दागी है उन पर कार्रवाई हो, सीधी मांग की जा रही है। और नीतीश कुमार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं, उस दिशा में ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही है कि दरअसल ये एक बड़ी स्थिति हाथ में आई है करप्शन को लेकर। नलिनी सिंह जी, 2 सवाल एक साथ हैं। एक तो ये कि कुशवाहा का जिक्र चूंकि अब हो गया है, तो कुशवाहा ने इस्तीफा भी भेज दिया कहा, लेकिन दूसरी तरफ उनको मंत्री पद से भी हटाया गया और चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। बीजेपी अब कह रही है इसके अलावा जो आरजेडी के, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्या इस बीच एक और खबर आ रही है मुंबई से, पहले हम उसके बारे में जानते। सुधिंद कुलकर्णी पर स्याही फेंकी गई। सुधिंद कुलकर्णी मुंबई में है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा था जो विदेश पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी किताब का चूंकि विमोचन होना है मुंबई में, और वो उनके आयोजकों में से सुधिंद कुलकर्णी एक है। सुधिंद कुलकर्णी ने हालांकि उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और कहा था कि ये पूरा कार्यक्रम होने दिया जाए। शिवसेना ने इससे पहले जो गुलाम अली साहब का कार्यक्रम था उसे शो को रद्द करा दिया। उसके बाद ये बात आ रही थी कि ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। खुर्शीद कसूरी की किताब लॉन्च दिल्ली में हो चुकी है, आज मुंबई में होना है वहाँ पर। तो वहाँ पर इस बात का जिक्र इससे पहले कहा गया था कि कानून व्यवस्था, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सुधिंद कुलकर्णी बीजेपी के साथ रहे हुए हैं, पुराने वामपंथी नेता के तौर पर भी इनकी पहचान रही है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ थे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर 2009 में, और ये उस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों में से एक सुधिंद कुलकर्णी। तो उन पर शाही फेंकी गई। शिवसेना ने कहा था हम अपने तरीके से विरोध करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे पहले गुलाम अली का कार्यक्रम और उसका शो जिस तरीके से रद्द करना पड़ा, हालांकि इससे पहले बीजेपी के तमाम नेता कह रहे थे कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और वहां पर पुलिस अपने तरीके से शो कराएगी, लेकिन उसके अचानक झटके में आयोजकों ने कह दिया हम ये शो नहीं करा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने कहा जब आयोजक कह रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यहाँ पर आयोजक कह रहे हैं हम कार्यक्रम कराएंगे। अब इसमें कानून व्यवस्था के मद्देनजर मुलाकात और पत्र दोनों लिखा गया राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को, लेकिन ये सुबह की घटना आई है जिसमें उनके चेहरे पर कालिक लगता है फेंकी ही नहीं गई है, ये पोत दी गई है, जो स्थिति बन रही दिखाई दे रही है सुधिंद कुलकर्णी के चेहरे पर। तो शिवसेना लगातार विरोध कर रही है कि पाकिस्तान के किसी भी शख्स का कोई कार्यक्रम मुंबई में होने नहीं दिया जाएगा। और इस देश के भीतर दूसरी स्थिति यह भी रही कि गुलाम अली के कार्यक्रम को बात तो अलग है। जब गुलाम अली ने बनारस में संकट मोचन मंदिर में कार्यक्रम किया था अप्रैल में, तो उसके एक दिन बाद दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उनकी बड़ी तारीफ की। यहाँ पर जब मौजूद थे दिल्ली में तो वहाँ पर 4 लोगों ने कहा कि आप कार्यक्रम कीजिए। उसमें एक ममता बनर्जी, एक अरविंद केजरीवाल, एक अखिलेश यादव और मायावती ने कहा हम सत्ता में आएंगे तो हम भी कराएंगे कार्यक्रम।
तो ये एक सियासी तौर पर जो स्थितियां आई हैं उसमें कानून व्यवस्था किस तरीके से अगर मुंबई में ठप पड़ जाती है उसका एक नज़ारा है ये। जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं उनके चेहरे पर शाई फेंक दी गई है। इस बारे में और जैसे ही और जानकारी मिलती है, कौन लोग थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है नहीं, मामला अब दर्ज किया गया या नहीं किया गया, और चूंकि शाम में किताब लॉन्च का कार्यक्रम है वहां पर वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह गुणावत, क्या जानकारी और है, कौन लोग थे, उन्हें पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी को पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है, लेकिन ये बात सही है कि तकरीबन आधे घंटे पहले सुदिंदर कुलकर्णी अपने घर से बाहर निकल रहे थे, अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे थे। तो ये उनका इलाका जो चमुकानंद हॉल के आसपास में उनका घर है, वहीं कुछ अज्ञात लोगों ने उनको पकड़ के उनका चेहरा काला कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए हैं। कोई खबर नहीं है, लेकिन ये उनका पूरा कार्यक्रम था। कल शाम को वो उद्धव ठाकरे से मिलके आए थे और उन्होंने निवेदन किया था कि शिवसेना अपनी तरफ से कोई विरोध न करे, इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से होने दे। लेकिन सूत्र बता रहे कि पूरी मीटिंग फेल हो गई थी। उसके बाद रात में देर रात एक कार जलने की भी घटना हुई थी उसी लोकेशन पे जहां ये नेहरू सेंटर में जहां कार्यक्रम शाम को होना है। लेकिन अब सुबह की तस्वीर ये है कि उस लोकेशन पे पुलिस का बंदोबस्त तगड़ा हो चुका है और उसके तुरंत ही ये अब घटना घटी है जिसमें सुनीता कुलकर्णी का चेहरा काला किया गया है। तो ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा? अब बीजेपी के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री ने भी अब ठान ली है कि पुलिस की पूरी बंदोबस्त देकर ही ये कार्यक्रम करेंगे, मतलब वो कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। नहीं तो शिवसेना भी सत्ता में, बीजेपी भी सत्ता में, बीजेपी कहती है कार्यक्रम हो जाए, शिवसेना कहती है नहीं होने देंगे, क्या होगा? ये बहुत ही विचित्र सिचुएशन है। बल्कि ये हाल है कि भाई गुलाम अली की पूरा जो किस्सा हुआ था उसमें बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि गुलाम अली के कार्यक्रम को होने देंगे, लेकिन शिवसेना के दबाव में आयोजन ने अपने पैर वापस ले लिए थे। लेकिन इस बार बीजेपी की नाक की लड़ाई है कि उनको ये कार्यक्रम होना है और उन्होंने पुलिस की पूरी बंदोबस्त दे दी है। बल्कि उन्होंने कह दिया है पुलिस को कि जिस लोकेशन पर अगर शिवसेना की कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई भी उत्पात मचाते हुए दिखे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन शिवसेना ने भी ठान ली है कि वो किसी भी कीमत से इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुणावत जानकारी के लिए। ये बड़े महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि आज शाम में ही वहां पर कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम के मद्देनजर क्या स्थिति बनती है इस पर नजर आकर टिक गई है। और सत्ता पक्ष में ही एक लंबी दरार, चौड़ी दरार नजर आ रही है। एक कहता है होने देंगे, एक कहता है नहीं। यानी कानून व्यवस्था है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली बार राज्य सरकार कहने लगी कि हम कार्यक्रम करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आयोजकों ने कहा जनाब हमें माफ कीजिए, हम शो रद्द कर रहे हैं। न सिर्फ मुंबई का बल्कि पुणे का शो भी रद्द कर दिया गया गुलाम अली का। और अब खुर्शीद कसूरी जो कि पूर्व विदेश मंत्री, पाकिस्तान के किताब उन्होंने लिखी है और उसके मद्देनजर आज विमोचन जो मुंबई में है उस कार्यक्रम पर सबकी नजरें जाकर टिक गई है क्या होगा। और शिवसेना की तरफ से कहा गया है विरोध शिवसेना स्टाइल में होगा। तो शिवसेना स्टाइल का पहला नजारा ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से स्याही फेंक दी गई है। मुलाकात हालांकि इन्होंने खुद जाकर की। हम आपको जरा सा दिखा देते हैं जिस जगह पे दरअसल ये पूरा कार्यक्रम होना है। वीरेंद्र सिंह गुणावत हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, जरा देखते हैं उन्होंने क्या जायजा लिया है। पहले पाकिस्तानी गायक गुलाम अली और अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के बुक लॉन्च के कार्यक्रम के कारण बीजेपी और शिवसेना आमने सामने खड़ी हो चुकी है। कहते हैं ये एक फेस ऑफ है। इस वक्त हम नेहरू सेंटर के ठीक बाहर खड़े हैं जहां पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त आप देख सकते हैं। पिछले 12 घंटों में यहां पुलिस ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। बल्कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि शाम को जब 5:30 बजे नेहरू सेंटर के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा, ये बुक लॉन्च का कार्यक्रम होगा, तब तक यहाँ पुलिस की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ किसी भी आम आदमी को प्रवेश नहीं है या फिर उनको पहचान दिखानी पड़ेगी यदि कोई नेहरू सेंटर के अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता है। तो यहाँ कोई भी शिव सैनिक अगले पूरे 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं दिखाई देगा कि पुलिस उन्हें यहाँ से निकाल देगी। सवाल ये है कि ये तमाशा क्यों हो रहा है। पहले गुलाम अली के जो कार्यक्रम था उसको रद्द होने के बाद शिवसेना ने एक बार फिर ये कह दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी शख्स को मुंबई की जमीन पर अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और यही कारण है कि शिवसेना ने कह दिया है कि कसूरी का ये बुक लॉन्च हम किसी भी कीमत पर पूरी ताकत लगा देंगे, इसे होने नहीं देंगे। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी, खासतौर पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया है कि हम पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे ताकि ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो।
लेकिन बीती रात यहाँ एक मारुति 800 Demanded for security previously also, but there was no security. Not security for myself, and I don't need any security for myself. It was security for Khurshid Kasuri Saab, who is our honored guest from Pakistan. We're going to have a function this evening, and the Shiv Sena had threatened to disrupt it if we didn't cancel it, and we are not going to cancel it. We are going to go ahead with it. So they shouted slogans and they said that we had ordered you to cancel it. They threatened me and all that, and they did this. So this happened when you were get out of your house and you were getting inside the car. No, I had already got inside the car. They asked me to come out of the car. I came out, and this is what they did. Thank you. So this is Sudhindra Kulkarni who is saying that they'll go on with the function. Whatever. सुधींद्र कुलकर्णी खुद बता रहे थे। सुधींद्र कुलकर्णी आज से मुंबई के वासी नहीं है, वो शुरुआती दौर में वहीं पर पढ़ाई करते हुए एक वक्त में वामपंथी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। वहां पर वो पोस्टर लगाया करते, चस्पा करते थे, फिर बीजेपी में एंट्री अडवाणी के साथ, और अब एक कार्यक्रम को लेकर में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 5:30 बजे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति खुर्शीद महमूद कसूरी, इनका एक पुस्तक है, पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम है। तो शिवसेना ने धमकी दी थी कि इसको आप रद्द करिए, कैंसिल करिए, नहीं तो हम इसको डिसरप्ट कर देंगे शिवसेना स्टाइल में। तो हम तो इसको रोकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार है। सर ये सियाई कैसे फेंकी गई आपके ऊपर? आज सुबह जब मैं घर से निकला और मैं गाड़ी में बैठी रहा था, तो एक 10-15 शिवसैनिक आए और मुझे उन्होंने घेरा और नारेबाजी की, मुझे धमकी दी और ऐसी गालियां दी जो हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को शोभा नहीं देते। और काले ऑयल पेंट से मुझे सब कर दिया, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है। कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। सर ऐसी जो अप्रोच लेती है सेना, ऐसा जो एक तरीके का वायलेंस ही समझा जाएगा इसको, किसी के ऊपर सियाई फेंकना, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि सबको सन्मति दे भगवान। थैंक यू वेरी मच। सुधींद्र कुलकर्णी जी थे हमारे साथ, जिन्होंने ये कहा है कि वो ये प्रोग्राम कसूरी जी का होकर रहेगा किसी भी हालत में। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। नलिनी जी, हमें लगता है प्रतिक्रिया इस पे दी जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ें, एक तो देख रहे हैं कि सुधींद्र कुलकर्णी जी ने कुछ भाजपा के रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और दूसरा ये उन्होंने गांधी जी का को भी याद किया, सबको सन्मति दे भगवान। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मुझे स्मरण है वो ये है कि महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन का ये एक काफ़ी आम तरीका है कि आप ये तेल से सने कालिख किसी पर पोतते हैं। सत्ता में है बीजेपी, शिवसेना भी जी, ये सत्ता में हो, कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं बचा। देखिए, ये तो बिल्कुल दिखाई ये दे रहा है कि भाजपा एक चीज़ चाह रही है और शिवसेना दूसरा। ये जबकि प्रधानमंत्री गए हैं मुंबई, अभी जो कल गए या परसों गए, तो कल गए, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से शिवसेना के उद्धव ठाकरे उन सम्मेलनों में शामिल नहीं हुए। तो ये तो दिखा ही रहा है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि शिवसेना बिल्कुल बरकरार है, जो उसके अपनाए हुए जो उसने ब्रेक लें उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं प्रसून जी। एक तो शिवसेना अंदर से उनको लगता है राज ठाकरे का एक खतरा था, पिछले चुनाव ने साथ नहीं दिया, तो उद्धव ठाकरे उसी रीति पर चले गए जो उन्होंने बचपन से देखी थी अपने घर में। दूसरी बात ये कि जो बीजेपी और उनका रिश्ता है, ये उसकी तलखी बिल्कुल साफ साफ जाहिर होने लगी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करना, आज इस तरीके का तमाशा क्रिएट करना, वो जानते हैं जब पीएम बाहर जाकर बोलेंगे तो ये फोटो दिखा कर उनसे सवाल पूछे जाए। आलोक जी, देखिए, मैं दो बात जोड़ना चाहता था कि वो केवल अडवाणी, चूंकि देखिए अडवाणी के सलाहकार मत कहिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में बाकायदा सुधींद्र कुलकर्णी काम किए थे, उनके सलाहकार भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी। वो एक लाइन, और इसीलिए अडवाणी को बाद में उन्होंने जिन्ना की मजार वाला मुद्दा भी देखे। बीजेपी में भी एक हिंदुत्व वाला तबका है, और मैं नहीं मानता कि ये केवल शिवसेना और बीजेपी का टकराव है। ये दोनों अपने पाले में रहे, मतलब विरोधी भी रहे और हिंदुत्व वाला भी रहे। लेकिन यही है कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था है, नहीं है, सीएम है, नहीं है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लोगों के वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।